नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। बेसिकली पूरे विश्व में दो देशों के बीच में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट, अजरबैजान और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट। इसी के साथ साथ एक कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इसका नाम है रशिया और यूक्रेन का ये कॉन्फ्लिक्ट। रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल इसके ऊपर देखे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है और प्रेजेंट टाइम पे इसके क्या मायने हैं, भारत को लेके इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या स्टैंड हो सकता है और क्या ये रीज़न बनेगा वर्ल्ड वॉर 3 का, क्योंकि बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज इसमें शामिल होने वाली हैं। समझेंगे इस पूरे वीडियो में पूरा इतिहास, साथ ही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं फॉर द मोर अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जरूर जान लीजिए कि स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनके ऊपर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं इस रेफरल कोड का यूज़ करके, साथ ही अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। तो आज ही आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए स्टडी ग्लोस का जो एप्लीकेशन है उसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा। देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपको इसका जवाब बिना गूगल किए कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं आप लिख पाते हैं या नहीं। कोशिश कीजिए, काफ़ी आसान प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, पेरिस, ब्रुसेल्स, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। इसका जवाब आपको मिलेगा वीडियो के अंदर। बेसिकली इस तरह के आर्टिकल हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाटो पुट्स फोर्सेज ऑन स्टैंड बाय एज अ फियर्स ऑफ रशियन इन्वेंशन ऑफ यूक्रेन राइज। तो यहाँ पे नाटो जो ग्रुप है उसने जो फोर्सेज है वो स्टैंड बाय पर रखी है, क्योंकि उन्हें खतरा है कि रशिया कभी भी यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं दोनों देशों की लोकेशन क्या है। देखिए, ये है वर्ल्ड का मैप और यहाँ पे है हमारी शान, हमारा भारत। भारत के ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड में आपको मिलेगा रशिया। रशिया का एक वेस्टर्न नेबर है जिसका नाम है यूक्रेन। दोनों देशों के बीच में टसल है और प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशंस बहुत ज़्यादा पीक पे है। और ये जो डिस्प्यूट है इसके अंदर बहुत सी सुपर पावर्स जो है वो इंक्लूड होने वाली है। यहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, और रशिया ने यहाँ पे वार्न किया है कि बहुत गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। बहुत से रिसर्चर्स के द्वारा वर्ल्ड वॉर 3 का रीज़न इसे बताया जा रहा है। तो प्रेजेंट टाइम पे जो सर्कमस्टेंस है उसके आधार पे आप ये समझ सकते हैं। रशिया ने यहाँ पे यूक्रेन बॉर्डर पे अपने 1 लाख जो सोल्जर्स हैं वो डिप्लॉय कर रखे हैं। बहुत सी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस जो है वो कहीं ना कहीं ये चेतावनी दे रही है कि रशिया कभी भी अटैक कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अमेरिका ने जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहाँ से अपनी जो एम्बेसी है उसे भी खाली करवा लिया है। साथ ही अमेरिका ने यह वार्न किया है कि इन सब चीज़ों के बीच में एक वार जो है वो पॉसिबल हो सकता है। प्रेजेंट टाइम पे ब्रिटेन और कनाडा ने अपनी मिलिट्री जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए भेजी है, और यहाँ पे यूक्रेन को बहुत से देशों का, स्पेसिफिकली बहुत से यूरोपीय और वेस्टर्न देशों का साथ जो है इस पूरी टसल के दौरान मिल रहा है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये शुरू कैसे हुआ था, इसका क्या इतिहास है और ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, आप इस मैप को समझिए। ये वो मैप है जिसमें ये टसल चल रहा है। स्पेसिफिकली ये रशियन रीजन का मैप है जिसमें आपको रशिया के अलावा कुछ कंट्रीज़ यहाँ दिख रही होंगी। ये प्रेजेंट टाइम का मैप है जहाँ रशिया काफ़ी बड़ा आपको दिख रहा है। लेकिन ऐसा सिचुएशन जो है वो पहले नहीं थी। 1991 में जब यूएसएसआर से ये देश विभाजित हुए थे तब ये जो स्थिति थी ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देती थी। लेकिन उसके बाद 15 देश जो है वो यूएसएसआर से अलग हो गए। यूएसएसआर का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक। इसके बारे में भी हम ज़रूर डिटेल में चर्चा करेंगे कभी। ये जो देश हैं ये सब देश यूएसएसआर के इस ग्रुप से डिवाइड हुए। इन्हीं में से एक देश था यूक्रेन, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा देश है और कहीं ना कहीं काफ़ी डेवलप कंट्रीज़ हैं इन सभी देशों की तुलना में। और कहानी जो है वो शुरू होती है 2013 से। देखिए, यूक्रेन जो है कहीं ना कहीं यूरोप के वेस्टर्न पार्ट से बॉर्डर साझा करता है और रशिया के ईस्टर्न पार्ट से जो बॉर्डर है उसे साझा करता है। 1991 तक ये यूएसएसआर का एक सदस्य था। उसके बाद में यूएसएसआर जब टूटा तो यूक्रेन भी नया देश बना और जो टेंशन है 2013 में शुरू होती है। देखिए, 2013 में क्या होता है, यूक्रेन के एक प्रेसिडेंट थे उस समय जिनका नाम था विक्टर यानुकोविच। इनके खिलाफ यूक्रेन की कैपिटल कीव के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो शुरू होता है। यानुकोविच को कहीं ना कहीं सपोर्ट था रशिया का। आप यहाँ देख सकते हैं, यानुकोविच को हमेशा रशिया का सपोर्ट रहा है। लेकिन उस समय यूके और यूएस के इंटरवेंशन से जो प्रोटेस्टर्स थे उन्हें सपोर्ट मिल रहा था, जो कि यानुकोविच के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे यूक्रेन की राजधानी के अंदर। लेकिन 2014 के अंदर इन सब से परेशान होकर
जो प्रेसिडेंट यानुकोविच है ये कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं। अब जब ऐसे इंसिडेंट होता है तो 2014 में रशिया इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और रशिया यहाँ एनेक्स कर लेता है क्रीमिया पेनिनसुला को। क्रीमिया जो प्रायद्वीप है उसे एनेक्स कर लेता है, उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है। हम मैप में आगे समझेंगे। और ये जो क्रीमिया प्रायद्वीप है ये साउदर्न यूके में स्थित है। साथ ही यहाँ पे रशिया जो है, जो सेपरेटिस्ट रहते हैं इस रीजन में, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। और प्रेजेंट टाइम पे जो टसल है ये कहीं ना कहीं है बिटवीन द प्रो रशियन सेपरेटिस्ट और यूक्रेनियन आर्मी के बीच में। तो जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रहते हैं इस यूक्रेन की ईस्टर्न सीमा में, उनके और यूक्रेनियन आर्मी के बीच में जो टसल है 2013 के बाद में हमें देखने को मिली है बहुत बड़े लेवल पे। आप इस मैप में समझिए, देखिए ये है यूक्रेन, ये है रशिया, और इसी यूक्रेन के साउदर्न पार्ट में आपको दिखेगा क्रीमिया प्रायद्वीप। क्रीमिया प्रायद्वीप के ऊपर है सी ऑफ एजोव और नीचे है ब्लैक सी, और इसके कहीं ना कहीं वेस्टर्न पार्ट में आपको दिखेगा सेवास्टोपोल। सेवास्टोपोल भी पानी से घिरा हुआ एक टापू है जहाँ पर कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, और क्रीमिया में के अंदर भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज और ऑयल रिजर्व हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रशिया ने जब 2014 में इसे कैप्चर किया था तो रीज़न दिया था कि क्रीमिया के अंदर यूक्रेन की गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब क्रीमिया में बहुत से लोग जो हैं वो रशियन मूल के हैं, तो रशिया ने ये कहा कि उन लोगों की रक्षा करना हमारा अधिकार है, इसलिए हम क्रीमिया को एनेक्स कर रहे हैं। तो 2014 में रशिया कैप्चर कर लेता है क्रीमिया प्रायद्वीप को। ये थी यहाँ तक की कहानी। तो यहाँ से इस टसल की शुरुआत होती है। अब हम रीज़न की चर्चा करेंगे कि कारण क्या क्या हो सकते हैं इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। देखिए पहला रीज़न तो खुद क्रीमिया प्रायद्वीप ही है। देखिए क्रीमिया जो पेनिनसुला है काफ़ी इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है यूक्रेन के लिए, न केवल यूक्रेन के लिए, इस पूरे रीजन के लिए कहीं ना कहीं ये जो क्रीमिया प्रायद्वीप है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रीमिया प्रायद्वीप 1954 में एक गिफ्ट के थ्रू यूक्रेन को दिया गया था, और ये गिफ्ट दिया था उस समय के सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट जिनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। इन्होंने यूक्रेन को ये जो क्रीमिया प्रायद्वीप है ये गिफ्ट में दिया था। लेकिन जब से 1991 से यूएसएसआर टूटा है तब से यूक्रेन और रशिया के बीच में इस बॉर्डर को लेके काफ़ी ज़्यादा टसल जो है वो चल रही है। इस क्रीमिया प्रायद्वीप के नॉर्दर्न पार्ट में आपको दो यूक्रेनियन जो पोर्ट्स हैं वो दिखेंगे। स्पेसिफिकली इनका नाम बेड्रियांस्क और मेरिपोल इनके नाम हैं, और इन दोनों पोर्ट्स का यूज़ रशिया जो है ग्रेन और स्टील के एक्सपोर्ट के लिए करता है, और कोल जो है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये जो रीज़न है रशिया के लिए स्ट्रेटेजिकली तौर पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये है यूक्रेन के अंदर। अब कई जो जियोपॉलिटिकल रिसर्चर्स हैं वो ये बोलते हैं कि यदि रूस मैरीपोल से लोहे और स्टील के जहाज़ों को रोकता है तो रूस को लगभग हज़ारों खरबों जो डॉलर है वो खर्च करने पड़ेंगे। और इसी क्रीमिया प्रायद्वीप में जो सेवास्टोपोल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार जब से क्रीमिया रशिया में गया है तब से यूक्रेन के 80% जो ऑयल रिजर्व का नुकसान है वो यूक्रेन को झेलना पड़ा है। अब कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल रीजन से भी, स्टैटिकल रीजन से भी, इकोनॉमिकल रीजन से भी क्रीमिया जो पेनिनसुला है दोनों देशों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये एक प्राइमरी रीज़न आप मान सकते हैं इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का। और साथ ही इस मैप से आप एक चीज़ और समझिए, यूक्रेन के अंदर ये जो क्रीमिया पेनिनसुला है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो मिलते हैं, और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यहाँ से होते हुए पूरे यूरोप में सप्लाई किए जाते हैं। यूरोप से होते हुए कहीं ना कहीं मेडिटेरियन सी से जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है वहाँ पे भी सप्लाई किए जाते हैं यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन के लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्रीमिया पेनिनसुला। अब आप ये समझ सकते हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए यूरोपीय देश इतने आगे क्यों आए हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, और यूक्रेन जो है यहाँ से पूरे यूरोपियन देशों को ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सप्लाई करता है। दूसरा रीज़न है सेपरेटिस्ट मूवमेंट, और ये किस रीजन में चल रहा है। देखिए इस मैप को समझिए, ये है यूक्रेन, ये है रशिया। यहाँ पे ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये यूक्रेन की ईस्टर्न बॉर्डर है जो रशिया से टच होती है। इसमें एक रीज़न है और इस रीजन का नाम है डॉनबैस रीजन। इस डॉनबैस रीजन के अंदर स्पेसिफिकली दो क्षेत्र हैं जिनका नाम है डनेस्क और लुहांस्क। ये दोनों डनेस्क और लुहांस्क जो है ये कहीं ना कहीं प्रो रशियन सेपरेटिस्ट के क्षेत्र हैं। जब से 2014 में क्रीमिया पर रशिया ने कब्जा किया था तब से डनेस्क और लुहांस्क पर ये जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट हैं वो रहते हैं, और इनके बीच में और यूक्रेनियन आर्मी के बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल हमें देखने को मिलती है। अब आप पूछेंगे कि ये प्रो रशियन सेपरेटिस्ट क्या होते हैं। देखिए 1991 में जब यूक्रेन अलग हुआ था
तो रशियन मूल के बहुत से लोग जो हैं वो यूक्रेन में शामिल हुए थे, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं सोच ये है कि अभी भी हम रशिया में ही मिलना चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो रशिया में मिलना चाहते हैं, और इनके बीच में और यूक्रेन की आर्मी के बीच में है जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन, उनका कहना ये है कि ये जो मोमेंट है, ये जो सेपरेटिस्ट मोमेंट है, ये सपोर्ट किया जा रहा है रशिया के द्वारा। ये जो पूरा डाउन बेस रीजन है, इसे सपोर्ट किया जाता है रशिया के द्वारा, और यहाँ पे रशियन पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं वो भी डिप्लॉयड हैं। तो आप ये भी रीज़न मान सकते हैं। अगला रीज़न है रशिया का इंटरेस्ट ब्लैक सी के अंदर। देखिए, ब्लैक सी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। आप यहाँ समझ सकते हैं, ये रशिया का पार्ट है, ये यूक्रेन का पार्ट है, और यहाँ पे स्थित है ब्लैक सी। देखिए, ब्लैक सी की इस यूनिक ज्योग्राफी ने रशिया को कहीं ना कहीं बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एडवांटेज दिए हैं। सबसे पहले ये पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही यहाँ पे रशिया अपनी सेना को डिप्लॉय कर सकता है, नेवी को डिप्लॉय कर सकता है यदि उसके ऊपर कोई आक्रमण होता है तो। उसी के साथ साथ यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, और रशिया को यदि इन्वेंशन करना है यूरोप के अंदर ट्रेड के लिए, तो ब्लैक सी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो गुड्स और एनर्जी है, ये सप्लाई हो सकती है पूरे अदर रीजन्स के अंदर। इसलिए रशिया कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है ब्लैक सी के अंदर। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बहुत से अजीबोगरीब रीज़न हमें देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा एक रीज़न है जो मेरे हिसाब से सबसे सुप्रीम रीज़न आप मान सकते हैं, वो ये है कि यूक्रेन की नाटो में मेंबरशिप। देखिए, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का मेंबर बने। नाटो के कंट्रीज़ के साथ यूक्रेन का जो ये समझौता है, उसके तहत आप ये समझ सकते हैं कि यूक्रेन ने आग्रह किया है, अर्ज किया है कि यूक्रेन जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता है। और रशिया ने इस स्टेप को रेड लाइन दिया है, और इसके लिए अमेरिका को ये तक कहा गया है कि इसके काफ़ी बुरे परिणाम इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ को झेलने पड़ सकते हैं। ये कहा गया है रशिया के द्वारा। देखिए, ब्लैक सी का जो एरिया है उसके आसपास में बहुत सी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रोमानिया या बुल्गारिया, जॉर्जिया, टर्की, अजरबैजान। ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं नाटो की सदस्य है। थी जो ब्लैक सी है ये स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस अपनी रखता है, और यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि नाटो की कंट्रीज़ और रशिया के बीच में ये जो मैरीटाइम फ्लैश पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट का बेसिक रीजन आप मान सकते हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं नाटो के बारे में। देखिए, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अप्रैल 4, 1949 को वाशिंगटन में यूएसए और 12 फाउंडिंग कंट्रीज़ के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे ब्रुसेल्स, जो कि कैपिटल है बेल्जियम की। तो हमने जो क्वेश्चन आपको पूछा था स्टार्टिंग में, उसका सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ब्रुसेल्स के अंदर। प्रेजेंट टाइम पे यदि हम बात करें तो इसमें टोटल 30 कंट्रीज शामिल हैं। और नाटो जो है बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है बिटवीन कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। नाटो है एक प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी ये 30 देश हैं उनमें से यदि किसी देश पे हमला होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हमला पूरे 30 देश पे होगा, और पूरे 30 देश मिलकर उस वार को कंटिन्यू करेंगे, उसके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे। और नाटो का कोई भी डिसीजन जो है पूरी 30 कंट्रीज़ को साथ में मिलाकर किया जाता है। जब नाटो इस्टेब्लिश किया गया था 1949 को, तो उसके जो प्राइमरी रीज़न थे वो ये थे कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है सोवियत यूनियन की, उसको हटाना। कहाँ से? वेस्टर्न यूरोप से। और यह आइडियोलॉजी चलती थी कहीं ना कहीं यूएसएसआर में। तो रशिया और नाटो के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमें बहुत सालों से देखने को मिलता है। अब यूक्रेन चाहता है कि वह नाटो में शामिल हो, रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है कैसे भी करके नाटो का सदस्य न बने, और रशिया इसके जियोपॉलिटिकल प्रॉफिट जो है वो लेता रहे। और ये कॉन्फ्लिक्ट कोई छोटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। देखिए, यदि हम यूएन राइट ऑफिस की बात करें तो इस पूरे यूक्रेन क्राइसिस में लगभग 13,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 5,500 लोग जो हैं वो रशिया के हैं, और बचे हुए जो लोग हैं वो यूक्रेन के हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कोई छोटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब इस छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सी सुपर पावर इसमें इंटरफेयर कर रही हैं, और ये कहीं ना कहीं एक रीज़न बन सकता है वॉर का। कुछ स्ट्रेटेजिक रिसर्चर्स ये भी बोलते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का रीज़न भी बन सकता है यदि इसे नहीं रोका गया तो। एक चीज़ आप ये भी जान सकते हैं कि इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के प्रयास कभी किए गए हैं या नहीं किए गए। देखिए, इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के प्रयास 2 बार किए गए हैं, एक 2014 में, एक 2015 में। एक जगह है जिसका नाम है मिन्स्क। मिन्स्क जो है वो बेलारूस की कैपिटल है। बेलारूस जो देश है उसकी राजधानी है। मिन्स्क समझौता जो है वो 2014 में किया गया था।
इसे मिन्स्क फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, यूक्रेन और रूसी समर्थित जो अलगाववादी हैं उनके बीच में सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के अंदर ये जो 12 सूत्रीय सीज फायर एग्रीमेंट है उसके ऊपर दोनों देश जो है सहमत हुए थे, लेकिन दोनों देशों ने ही इसकी पालना नहीं की और ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट था फर्स्ट, ये फेल हो गया। बाद में अगले ही साल 2015 में मिन्स्क 2 जो एग्रीमेंट है वो हमारे सामने आया और इसके ऊपर भी शांति समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों ने किए। इस बार ये जो मिन्स्क 2 एग्रीमेंट था इसकी मध्यस्थता की थी फ्रांस और जर्मनी ने। तो चारों देशों ने मिलकर सीज फायर करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास किए, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। यूक्रेन की सीमा पर रशिया ने अपनी सेना को डिप्लॉय कर रखा है और यूक्रेन को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से, तो वहाँ पे भी काफ़ी खतरनाक हथियार जो हैं वो यूक्रेन के पास भेजे जा रहे हैं। तो ये सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल बनती जा रही है। बेसिकली ये है पूरी कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन और रशिया के बीच में। अब हम ये भी जानते हैं कि इंडिया का इसके ऊपर क्या रोल हो सकता है। देखिए, इंडिया का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही स्टैंड है और वो स्टैंड है न्यूट्रल। इंडिया इन दोनों देशों की इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में न्यूट्रल रहना चाहता है। अभी कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इंडिया का उसमें भी स्टैंड जो है कहीं ना कहीं न्यूट्रल ही था और इस कॉन्फ्लिक्ट में भी इंडिया जो है न्यूट्रल ही रहना चाहता है। और आप यहाँ पे समझ सकते हैं, नवंबर 2020 में यूनाइटेड नेशन के अंदर यूक्रेन देश के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव ये था कि क्रीमिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है और भारत ने इसके अगेंस्ट में वोट दिया था, जबकि रशिया ने इसके सपोर्ट में वोट दिया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों देशों के टसल के बीच में इंडिया का जो स्टैंड है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल है, जो कि कहीं ना कहीं एक सही आप कथन मान सकते हैं। तो खैर, ये था इस वीडियो में। आपको ज़रूर यूक्रेन और रशिया की इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ ज़रूर पता चला होगा और रशिया और यूक्रेन की इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए आपके जो विचार हैं, आपके जो मत हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इंडिया का जो स्टैंड है वो क्या होना चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये था खैर इस वीडियो में, आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।